बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अभी तक ऑपरेशन का सिर्फ नाम सामने आया कि अज़्म इस्तेहकाम नाम से एक ऑपरेशन होने जा रहा है पाकिस्तान में। इसके खदोखाल क्या हैं, ये कहाँ पे होगा, इसका दायरा कार कितना वसी होगा, किन लोगों के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन होगा, किस नौइयत का ऑपरेशन होगा, किस मुद्दत तक ये रहेगा, इसके खदोखाल वाज़े नहीं है। लेकिन इसके नाम से कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं। अज़्म इस्तेहकाम यानी इस्तेहकाम के लिए अज़्म। अभी जो चाइनीज़ वज़ीर पाकिस्तान में आए थे, उन्होंने जो बातचीत की, पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की वहाँ पे नुमाइंदगी थी, तो उन्होंने दो बातें की थी। दो ऐसे कंसर्न्स हैं जो चाइना को भी हैं, जो IMF को भी हैं, जो वर्ल्ड बैंक को भी हैं, जितने भी पाकिस्तान के इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी लोग पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबके ये कंसर्न्स हैं दो चीज़ों के ऊपर। एक तो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं और दूसरा जो है इस्तेहकाम का मामला, कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आ रहा। ना माशी तौर पे इस्तेहकाम आ रहा है, ना सियासी तौर पे इस्तेहकाम आ रहा है। एक बेचैनी है पाकिस्तान में और लगातार पिछले सवा दो साल से लगभग ये बेचैनी पाकिस्तान में चली आ रही है। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, तब से लेकर अब तक बेचैनी की ये फ़िज़ा कम नहीं हो सकी। यानी बहुत बड़ी तादाद में लोग एहतजाज करते रहे, लाखों की तादाद में लोग, हज़ारों की तादाद में गिरफ़्तार होते रहे। अभी सिर्फ एक डाटा आया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, जिसमें सिर्फ ये बताया गया कि पंजाब में MPO के तहत कितने लोगों को नज़रबंद किया गया। वो डाटा देखकर मैं हिल गया कि किसी भी जमहूरी दौर में कभी भी इतने बड़े पैमाने पर इस तरह से लोगों को MPO में बंद नहीं किया गया। और जो तादाद इसके अंदर बताई गई वो कुछ 4700 कुछ तादाद बताई गई है। तो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को MPOs के अंदर बंद किया गया। इस्तेहकाम आ नहीं रहा, फिर भी इसके बावजूद लोगों को बंद कर रहे हैं, उन पे केसेस बन रहे हैं, इस्तेहकाम नहीं आ रहा। इमरान खान साहब को ताकि उनकी सियासी एक्टिविटीज़ डेड हो जाएं, उनको बंद कर दिया गया, फिर भी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। उसके बाद पाकिस्तान में इलेक्शन करवाया गया कि इलेक्शन के नतीजे में इस्तेहकाम आएगा, लेकिन लोगों ने वोट डाल दिया एक पॉलिटिकल पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, उनके आज़ाद उम्मीदवारों को, और हुकूमत बना दी गई दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो वो जो इम्कान था कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा, वो फिर नहीं आ सका। तो अब पाकिस्तान में अज़्म इस्तेहकाम नाम का एक ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जा रहा है। क्या इससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा, इसके मकासद क्या है? यानी आप अगर इसका नाम पे गौर करें तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि ये ख्वाहिश है पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने की, कि इस्तेहकाम होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर काम चलेगा नहीं। इस्तेहकाम कब आएगा? जब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होगा और फिर ही माशी इस्तेहकाम आएगा, और फिर सिक्योरिटी के आपके इश्यूज भी आहिस्ता आहिस्ता हल होंगे। लेकिन ये ऑपरेशन जो है, इसके बारे में भी बहुत सारे सवालात बाकी हैं। अली अमीन गंडापुर ने एक बहुत अजीबो गरीब मामला लाकर सामने रख दिया। यानी इमरान खान साहब से उन्होंने मुलाकात की, उस मुलाकात के हवाले से वन लाइनर जो खबर बाहर आई वो यही आई कि इमरान खान साहब ने हमायत नहीं की इस ऑपरेशन की, बल्कि उन्होंने मुखालफत की है मिलिट्री ऑपरेशन की या किसी भी नए ऑपरेशन की। मामला यह है कि इमरान खान साहब हमेशा से हर तरह के मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत ही करते चले आए, और वो हमेशा ये कहते हैं कि जनाब आप डायलॉग करें। अब सारे मामला जो है वो हमेशा डायलॉग से हल नहीं होते, कहीं ना कहीं रियासत को अपनी ताकत भी शो करनी पड़ती है, अपनी डेटरेंस भी शो करनी पड़ती है। ये एक अलग हकायक है। लेकिन इमरान खान साहब का फार्मूला ये है कि एंड ऑफ द डे आपको टेबल पे बैठना पड़ता है और आपको मसाइल के हल के लिए डायलॉग करना पड़ता है। वायलेंस या तशद्दुद से मामला ख़राब होते हैं, ये इमरान खान साहब का मानना है। अब अली अमीन गंडापुर ने एक नया मुद्दा खड़ा कर दिया। एक बहुत अजीबोगरीब चीज़ अचानक उनकी तरफ से आई। उन्होंने कहा कि एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। अब जिस एपेक्स कमेटी को बुनियाद बनाकर यह कहा जा रहा है कि उस एपेक्स कमेटी में यह फैसला हुआ, अली अमीन गंडापुर भी मौजूद थे, और अब एक नया ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है जिसका नाम होगा अज़्म इस्तेहकाम। लेकिन अली अमीन गंडापुर ये कह रहे हैं कि उस एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने तो दहशतगर्दी में कमी आई थी। एपेक्स कमेटी के इजलास में एक पॉलिसी बताई गई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले पर पार्लियामान को एतमाद में लेना ज़रूरी है। हम लोगों ने माशी, जानी और माली तौर पर बहुत नुकसान उठाया है। आज तक हमारे लोगों को वो पैसा नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। कोई पता नहीं कि अमेरिका से जो पैसा मिला वो कहाँ गया। इस तरह की कोई भी चीज़ की इजाज़त नहीं होगी। अगर उन्होंने ऐसा कुछ करना है तो जब प्लान सामने आएगा तो बात होगी, लेकिन फ़िलहाल कोई पॉलिसी नहीं आई है। ये क्लियरली अली अमीन गंडापुर ने कहा। दूसरी जानिब जो सहाफ़ी हैं वो अपने टामे लगा रहे हैं।
कोई कह रहा है जी इस ऑपरेशन में जो है वो सोशल मीडिया को पकड़ लिया जाएगा, कोई कह रहा है इस ऑपरेशन के अंदर जो है वो घर में बैठे हुए लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा, कोई कह रहा है जी इस ऑपरेशन में सियासी मकासद हासिल किए जाएंगे, कोई कह रहा है जी इस ऑपरेशन में दहशतगर्दों के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई होगी। तो हर एक की जितनी ज़बानें हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। लेकिन गंडापुर साहब ने कहा कि असल मामला जो है वो अफगानिस्तान से। बिलावल जब वज़ीर ख़ारजा बने तो सारी दुनिया का उन्होंने चक्कर लगाया, लेकिन वो अफगानिस्तान नहीं गया। क्यों? क्योंकि उनको परवाह ही नहीं थी। इनको पाकिस्तान के लोगों, सिक्योरिटी इदारों की कभी परवाह नहीं, और होते होते बात यहाँ तक पहुँच गई, नुकसान बढ़ता चला जा रहा है। हमने ऑफ़र किया है मीटिंग में कि अगर ये अफगानिस्तान के साथ कोई पॉलिसी बनाना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और ये अच्छी ऑफ़र है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उनकी जानिब से, कि वो अपने ताल्लुकात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अफ़गानिस्तान के साथ मामलात को, दहशतगर्दी के ख़ास तौर पर जो मामलात हैं उनको रिज़ॉल्व करने के लिए। उन्होंने कहा कि जो कुछ पहले हुआ किया किसी और ने, डाला किसी और के ऊपर, और जिस तरीके से एक पार्टी के खिलाफ बाजुआ साहब ने इस तरह की तब्दीली करके अपने कोई और मकासद हासिल करने थे, तो उसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को हुआ है। बाजुआ कहाँ है? आज वो तो चले गए, वो पाकिस्तान आते भी नहीं हैं, अब घूम रहे हैं, मगर हमने यहाँ रहना है और हमने उसे भुगतना है। हम पाकिस्तान में अमन के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, जो मुलाकात होगी वो सबके सामने होगी। मेरे इदारों के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। अगर अचकज़ई साहब की कोई बात हुई है तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन मुज़ाकरात की टर्म एंड कंडीशंस, उन्होंने दो चीज़ें बड़ी कैटेगोरिकली कही अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद। एक तो मैंडेट की चोरी का मामला, और दूसरा 9 मई के ऊपर एक आज़ाद कमीशन की तश्कील। ये दो मामलात होंगे, फिर वो कह रहे हैं मुज़ाकरात आगे होंगे। अगर कोई कानून मौजूद है तो सज़ा दे लें, अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो मुझे सज़ा क्यों दी जाएगी? DG ISI या आर्मी चीफ से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, मैं मिलना चाहता हूं। और जहां तक ऑपरेशन की बात है तो इसमें वजाहत नहीं है कि प्लान के बाद ही बातचीत होगी, चीज़ें क्लियर होने दें, पॉलिसी आने दें, फिर इस ऑपरेशन के ऊपर बात होगी। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा, फिर उन्होंने निशान छीनने की बात की, मैंडेट छीनने की बात की। मैंडेट चोरों के साथ कहा जाता है बैठें, ये उम्मीद की जाती है तो ये नहीं होगा, यानी इमरान खान साहब अंदर डटे हुए हैं, इसका मतलब है। अली अमीन गंडापुर इमरान खान से मिलकर आते हैं और मिलकर आके कहते हैं कि मैंडेट चोरों के साथ नहीं बैठेंगे। अगर ये कोई सोच रहा है तो ये गलत सोच है, ऐसा नहीं होगा। फिर कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा बिजली हम बनाते हैं लेकिन हमें बिजली मिलती नहीं है। फिर अपने सूबे के जो बिजली के मसाइल हैं उसके ऊपर उन्होंने बात की। अली अमीन गंडापुर ने बताया कि पहला सवाल ये है कि क्या ऑपरेशन होना है, कैसे होना है, कहाँ होना है, तो पहले हमें इस पर वजाहत चाहिए, फिर कोई और बात होगी। ये जी अली अमीन गंडापुर साहब। अब खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उन्होंने भी ये फैसला कर लिया है कि वो इस मामले के ऊपर काबीना का इजलास बुलाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुताल्लिक सूबाई काबीना का इजलास बुलाने पर गौर शुरू कर दिया, और अली अमीन गंडापुर सूबाई काबीना को मुजव्वज़ा कार्रवाई से मुताल्लिक एतमाद में लेंगे कि जनाब अब तक क्या बात हुई है। लेकिन गंडापुर साहब ने कहा कि ऐसी कोई सॉलिड बात तो अभी तक है नहीं। फिर अरकान सूबाई और कौमी असम्बली के वफाकी हुकूमत के मुजव्वज़ा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई काबीना इजलास में ऑपरेशन से मुताल्लिक अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। इजलास में ऑपरेशन के तमाम उमूर का जायज़ा लिया जाएगा। ये डॉन की खबर है, बहरहाल अभी देखते हैं वहाँ क्या होता है। तो जो हुकूमती लोग हैं वो तो कह रहे हैं जी हम ऑपरेशन की हमायत कर रहे हैं, यानी गवर्नर ने भी कहा, खैबर पख्तूनख्वा के, और साद रफ़ीक भी बोल पड़े, बाकी लोग भी सारे, वो ये कह रहे हैं जी हम ऑपरेशन की हमायत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो खैबर पख्तूनख्वा की जमातें हैं जहाँ पे इस ऑपरेशन का बड़ा हिस्सा मुतवक्के है, क्योंकि सबकी नज़रें फिर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाती हैं, वो बिल्कुल अलग तरीके से देखेंगे। फजलुर रहमान साहब ने कहा ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम है जो मुल्क को मज़ीद कमज़ोर कर देगा। फजलुर रहमान साहब ने, और इसके अलावा जो है वो अवामी नेशनल पार्टी ने, ANP ने, यानी अगर आप 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ खैबर पख्तूनख्वा की अलग करें जो सबसे तगड़ी और बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो नंबर 1 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, नंबर 2 पे जिनके वहाँ पे वोट हैं वो फजलुर रहमान साहब की जमात है, नंबर 3 पे ANP और फिर जमात इस्लामी। तो इन चारों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की क्लियर मुखालफत कर दी है। तो एक सूबे में इतनी बड़ी मुखालफत के बाद इमरान खान साहब ने भी मुखालफत कर दी, तो इस ऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए अवामी हमायत कैसे हासिल की जाएगी,
उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को खत्म करना होगा। यह ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं बल्कि ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम है जो पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा। फजलुर रहमान ने कहा कि जिस शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर आर्मी चीफ पाकिस्तानी है उसी बुनियाद पर मैं भी पाकिस्तानी हूँ। हम सब इस मुल्क के बराबर शहरी हैं, लेकिन एक तबका समझे कि उसने हाकिम और बाकी सब ने गुलाम रहना है। वाज़े करना चाहते हैं हमारे कबीलों की ये किस्म नहीं है। हमारी 300 साल तारीख गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने की है। अंग्रेज़ों के खिलाफ 50,000 से ज़ायद मुजाहिदीन को शहीद किया गया। क्या पाकिस्तान जर्नैलों की गुलामी के लिए हासिल किया गया था और जानवरों की तरह हमें वो हाँकेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। मुल्क में रियासती रिट ना होने के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होते ही पुलिस थानों में बंद हो जाती है। मुल्क के चप्पे चप्पे पर फौज और पुलिस मौजूद है, क्यों बेबस है? फिर उन्होंने एपेक्स कमेटी के बारे में कहा कि कमेटी क्या है? जब तहसील लेवल पर होती है तो वहाँ मेजर बैठता है, ज़िले सतह पर कर्नल बैठता है, सूबे की सतह पर कोर कमांडर, और जब वफाक की सतह पर होती है तो आर्मी चीफ बैठता है। जब किसी इजलास में वर्दी वाला होगा तो फैसला वो करेगा या बाकी लोग करेंगे। हमारी तारीख गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने की है। एस्टैब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती ख़त्म करनी होगी। और बहुत सारी बातें फजलुर रहमान साहब ने की। उनका फौजी ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा मगर जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी, क्योंकि शहबाज शरीफ कुर्सी पर तो ज़रूर बैठे हैं मगर वज़ीर आज़म नहीं है। ये मौलाना फजलुर रहमान ने कहा। ANP ने बड़ा क्लियरली इसकी मुखालफत की है और अवामी नेशनल पार्टी ने इसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पेशावर में ANP के बाचा खान मरकज़ पहुँचे। गवर्नर ने ANP की क़यादत से मुलाकात की जिसमें सिक्योरिटी और सियासी मामलात पर बातचीत की गई। मीडिया से बात करते हुए इफ्तिखार अहमद साहब जो ANP के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की जड़ें पंजाब में हैं। ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ANP ने गवर्नर को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। ऑपरेशन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। यानी जो तीसरी बड़ी जमात है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की, उसने भी इनकार कर दिया है और पब्लिक के अंदर भी इस ऑपरेशन को लेकर बहुत ज़्यादा चेमगोइयाँ हो रही हैं। अभी इसका स्ट्रक्चर नहीं है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस्टेब्लिशमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो होना ये चाहिए कि अस्करी क़यादत जो है वो पार्लियामान को एतमाद में ले, फिर वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आए और बताया जाए कि इस ऑपरेशन को क्यों करना है, कहाँ कहाँ करना है, इसके मकासद क्या हैं, ये किस नौइयत का होगा, कितना अरसा चलेगा। और ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो फिर पब्लिक को ओपिनियन बनाने में आसानी रहेगी। नाज़रीन, एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। मैं वहाँ गया भी था और मैंने जाके उसकी समाअत सुनी भी है। 13 रुकनी बेंच है, कादी फायज़ ईसा साहब की सरबराही में मखसूस नशिस्तों वाला केस सुन रहा है कि किसको मिलेंगी। तो अभी तक जो दिखाई दे रहा है कि 4-5 जजेस का मूड, तो 5 या 6 जजेस का तो बड़ा क्लियर है। वो तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई है और जजेस ज़्यादातर जो रिमार्क्स दे रहे हैं उनमें ये समझ आ रही है कि ये सीटें कम से कम उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए जो लोग इलेक्शन हारे हैं। जीतने वाले जो हैं उनके लिए अभी थोड़ा प्रॉब्लम मौजूद है क्योंकि वो कानूनी नुक्ते हैं जिनके ऊपर बातचीत हो रही है, लेकिन जो हार गए ये सीटें उनको कैसे मिल सकती हैं, ये एक बड़ा नुक्ता है जो वहाँ पे डिस्कस हो रहा है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बारे में बार बार वहाँ पे मुख्तलिफ जजेस ये कह रहे हैं कि तहरीके इंसाफ बतौर पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है, उसका सिर्फ इंतखाबी निशान गया है और जो लोग दूसरे इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़े हैं और उन्होंने अपना एफिडेविट दिया है कि वो तहरीके इंसाफ का हिस्सा है, तो उनको कोई और पार्टी ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो स्टिल तहरीके इंसाफ का हिस्सा है। तो ये बड़ी एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए। और इसमें फ़ैसला क्या आता है, मैंने सलमान अकरम राजा साहब से भी बात की, दीगर जो आज वकला वहाँ मौजूद थे उनसे भी बात की, कुछ वकला केस को सुनने के लिए आए थे उनसे, और जो सहाफ़ी मौजूद हैं उनसे भी बात की। तो सबका ये कहना है कि कादी फायद ईसा साहब के पास इस वक्त इस बेंच में अक्सरियत मौजूद है और जो 3 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुँचे उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो फुल कोर्ट इसको आप कह भी सकते हैं और इस वक्त नहीं भी कह सकते क्योंकि 3 नए जजेस हैं उनको नहीं बनाया गया और कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो जजेस आ जाएंगे तो फिर इसकी फॉर्मेशन तब्दील हो जाएगी। तो कादी साहब के पास एक थिन मेजॉरिटी मौजूद है, मुझे वहाँ लोगों ने ये कहा, और जो वो चाहेंगे शायद फ़ैसला उस तरह का आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड एक फ़ैसला आ सकता है और उससे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को फ़ायदा भी हो सकता है। लेट्स सी इसमें क्या होता है। लेकिन एक और चीज़ का फ़ैसला आज आया और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैंने आपसे कई दफ़ा कहा कि जिस वक्त जब भी इस्लामाबाद की 3 सीटें डिसाइड हो गई, मामला ख़त्म, फिनिश। वो कैसे? इस्लामाबाद की 3 सीटें जिस वक्त डिसाइड हो जाएंगी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को उनको जीता हुआ मैंडेट उनको वापस मिल जाएगा फॉर्म 45 के मुताबिक, तो होगा ये कि फिर पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन मशकूक हो जाएगा कि वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर अगर इतनी घनौनी,
इतनी नंगी और इतनी बदतरीन धांधली हो सकती है तो बाकी पाकिस्तान में क्या नहीं हुआ होगा, ये सवाल फिर पूरी दुनिया में उठाया जाएगा। और इन 3 सीटों के मामले पे जो डेवलपमेंट है मेरे पास वो बहुत बड़ी है। और इस पे हुआ ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो MNA हैं फॉर्म 47 वाले, अंजुम अकील, उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो गया है, क्योंकि उन्होंने जो लिखा था, यानी तीनों जो MNAs हैं उन्होंने एक ही तरह की तहरीर लिखी थी और लिखकर ये कहा था जी हमें ये जज नहीं चाहिए, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। फिर इलेक्शन कमीशन ने उनको फारिग करके वो रिटायर्ड जज लगाने का फैसला भी कर दिया, तो वो फैसला अब उड़ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के इंतखाबी ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अंजुम अकील खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफ़ी मांग ली है। ताहम हाई कोर्ट ने उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ केस की समाअत हो रही थी। आमिर फारूक साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप इस ऑर्डिनेंस का कैसे दिफा करेंगे, कौन सा आसमान गिरने लगा था कि कायम मकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया गया। पार्लियामेंट को ख़त्म कर देते हैं और ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलवाते हैं। आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, एक वाह फैक्ट्री है, दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। वो असला बनाते हैं, आप ऑर्डिनेंस बनाते हैं। जज साहब के खिलाफ क्या तासुब था जो इलेक्शन कमीशन को नजर आया। अब ये तासुब वाला जो मामला है ना, ये है जहां पे आके सारे फंस गए। अदालत ने अंजुम अकील खान से पूछा, आपने इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्त दी थी, आप मुझे समझा दें कि ये क्या लिखा हुआ है, इन अल्फाज का मतलब क्या है, तासुब क्या होता है यही बता दें। अंजुम वकील साहब फिर माफ़ी यही मांगते रहे। जज साहब पूछते रहे कि जनाब आप बताएं ना कहाँ से तासुब है, कौन सी चीज़ है। आपने नेपोटिज्म का वर्ड यूज़ किया है, अकरबा परवरी, बताएं कहाँ पे है। आपने तासुब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बताएं कहाँ पे है। आप बताएं ना, कोई एक मिसाल दें। वो फिर बेचारे माफ़िया मांगते रहे कि जी मुझे तो पता ही नहीं है, ये तो लीगल लैंग्वेज है, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। उन्होंने बहुत माफ़िया मांगी। उन्होंने कहा जी केस ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने पूछा कि आपकी सिफारिश नहीं मान रहे थे जज साहब, क्या इसलिए आप उन्हें तब्दील करवाना चाहते थे। उन्होंने कहा जी मैंने सिफारिश नहीं करवाई। तो जज साहब ने कहा कि आपकी दरखास्तों का मतन है कि जज मुतासब है, हम भी यहाँ बैठे हैं, ये सब क्यों किया। आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आपने कानून साजी करनी होती है, आपने जज पर क्यों इल्ज़ाम लगाया। आप ये बता दें कि जज की तब्दीली की दरखास्त क्यों दी, जज का क्या तासुब था, बस इतना बता दें। तो अंजुम वकील साहब ने वो कुछ भी नहीं बता पा रहे थे और फिर उनको जो है तौहीन अदालत का नोटिस भी हो गया और इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बहाल कर दिया गया है। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब दोबारा वो फॉर्म 45 वहीं से ले आओ जी, अपने अपने फॉर्म 45 भी और साथ में अपना एफिडेविट जमा करवाओ यहाँ पे लाकर बयान अल्फी की ये बिल्कुल दुरुस्त है, फॉर्म 45 ले आओ। ये सारे फंस गए, बहुत बुरी तरह फंस गए। इसमें से निकलना अब तकरीबन इनके लिए नामुमकिन हो चला है। अगर इस्लामाबाद की सीटें गई तो फिर नून लीग को पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।